हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 6 के बारे में, जो कि आने वाले बिहार एसआई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक वॉच कीजिए और अपना स्कोर फिर नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घट रहा है, वहीं पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र का जो कि बढ़ रहा है, तो वह है सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रहेगा, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है, जो कि कृषि का जो निरंतर ये क्या है कि घट रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रहेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था। धन का निष्कासन भी हिंदी में कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि ड्रेन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1901। ठीक है फ्रेंड्स, 1901 में ये किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उसी वर्ष 1901 में धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको ड्रेन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। बताइए जो श्रम का विभाजन होता है वो निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मचारियों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, श्रम का जो विभाजन होता है वो क्या होता है कि कर्मचारियों का विभाजन कर दिया जाता है, कर्मचारियों की संख्या को डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है श्रम का विभाजन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। यहाँ से कभी कोई पूछ लेता है कि श्रम का विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ दिया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 2 3 आपके पास दिया गया और इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि क्या होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नौरोजी और सिराज ने। अब मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने आपको पता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में। और उसी तरह से बात करें सिराज के बारे में, यहाँ पे बात जो की गई है, इनका पूरा नाम अगर बात करें तो ये एक ब्रिटिश थे और इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स फिंडले सिराज। ठीक है, फिंडले सिराज, जिन्होंने 1911, 1922 और 1931 में इन्होंने जो कि अनुमान लगाया था। और उसी तरह से अगर बात करें तो वैज्ञानिक विधि से जिन्होंने सबसे पहले अनुमान लगाया था वो कौन थे, तो VKR राव, जिन्होंने 1925 से 1929 तक इन्होंने वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले जो कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ओनली थर्ड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन क्या है। बताइए फ्रेंड्स मुद्रास्फीति में सबसे अच्छा जो बचत का साधन है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकारी बॉन्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट्स बॉन्ड जो बॉन्ड्स होते हैं उसके तहत हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं सेविंग। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए ऐसा होता है क्या कि मुद्रास्फीति के दौरान फ्रेंड्स सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें निर्देशित मुद्रा के मूल्य में कमी नहीं होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा कि उसमें जो निर्देशित राशि होती है एक निश्चित ब्याज के लिए होता है और जितने ब्याज उस पर फिक्स रहता है वो आपको सरकार प्रतिबंधित रहता है और उसी ब्याज पे आपको देगा, ना कि वो घटेगा। तो ये कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें हम मुद्रास्फीति में भी काफ़ी अच्छे तरीके से बचत कर सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था। तो बताए फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कौन सा संयंत्र स्टार्ट किया गया था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राउरकेला स्टील संयंत्र। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर दुर्गापुर के बारे में बात करें तो दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से बना था और बोकारो जो था, बोकारो और भिलाई, ये दोनों फ्रेंड्स किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ, जिसको रूस के नाम से कह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो कब लागू की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का केंद्र सरकार की योजना है और जिसकी स्टार्टिंग फ्रेंड्स 1999 से 2000 के बीच की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर इसमें नहीं है, वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भू राजस्व। ठीक है फ्रेंड्स, लैंड रेवेन्यू जो होता है वो किसका, राज्य सरकार का कर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग जो है ये फ्रेंड्स आपका आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे वानिकी आ गया, मत्स्य पालन, ठीक है, और पशुपालन, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। बताए फ्रेंड्स, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी इसका लक्ष्य क्या था। ऑप्शंस 1, 2, 3 आपके पास दिए गए और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल 1, 2, 3। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, ये तीनों इसी के अंतर्गत था। 1991 के आर्थिक नीति का ये लक्ष्य था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो बताएं फ्रेंड्स कि भारतीय रुपए का जो विनिमय दर होता है वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि विनिमय दर होता क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि विनिमय दर वह दर होता है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की प्राप्त होने वाली मुद्रा की संख्या को ही विनिमय दर कहा जाता है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बताइए फ्रेंड्स, हरित क्रांति जो स्टार्ट की थी उसकी सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजों की उच्च पैदावार किस्में और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन सभी के लिए राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एबव। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। मुख्यतः बताइए फ्रेंड्स, किस कारणों से अवरुद्ध रहा है। भारत का आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है किस कारण से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अकुशल कृषि अवस्था के कारण। ठीक है, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। तो ड्यू टू अनस्किल्ड फार्मिंग सिस्टम के कारण ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसको फ्रेंड्स एक और नाम से कह सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना का जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता करना, उनका उन्मूलन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बन सकता है कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी। तो इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2000 को। ठीक है, मैं आपको लिखता हूँ 2000 को ये स्टार्ट किया था, 20 दिसंबर 2000 को। ठीक है, और कभी कभी ये पूछा जाता है फ्रेंड्स ये किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यह योजना फ्रेंड्स केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। काफ़ी अच्छी बात कही गई थी, तो बताइए ये बात किसने कही थी। ये विचार फ्रेंड्स था बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी नीचे आप कमेंट्स करके बताइएगा। और बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहो आप कहीं से भी ढूंढ कर बताओ, जितने भी आपको याद है आप किसी तरह से भी नीचे कमेंट्स जरूर किया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट देखिए क्या, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का आर्थिक इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था सबसे पहले। और कभी कभी पूछ लेता है कि कब लिखा गया था, तो 1901 में 1901 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या,
प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? बताए फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हुआ क्या था। देखिए, जब ये प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ उस समय क्या हुआ, इसके द्वारा फ्रेंड्स पंजीकृत यूनियनों को हड़ताल करने की मान्यता दी गई, मिल गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मिलने से क्या हुआ। इससे पहले जब ये अधिनियम नहीं लगा था, इससे पहले हुआ क्या था कि फ्रेंड्स जो मजदूर थे उनसे बलपूर्वक काम कराया जाता था और साथ ही साथ उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स जब ये अधिनियम पारित हो गया तो इस अधिनियम के तहत वे हड़ताल कर सकते थे, उनको ये जो कि क्या कहते हैं प्रॉफिट मिल गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ठीक है, यानी कि जब भी पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है और उसको जो अंतिम रूप से अनुमोदन की स्वीकृति कौन देता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसे लागू कर दिया जाए, तो ये कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है, इसकी रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं और डेविड मालपास है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में माना जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन कौन है जो कि माना जा सकता है वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, और तीसरा बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, यानी कि ये सभी ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ऑल दिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। किसे प्रदान की है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। बताइए, भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्ति किसे प्रदान की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेबी को। ठीक है फ्रेंड्स, सेबी को। अब बात करते हैं सेबी का फुल फॉर्म। मैंने आपको इससे पिछले यानी कि जो 5th पार्ट था उसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। सेबी देखिए फ्रेंड्स, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता, जिसका गठन 1988 में किया गया था। 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन किया गया था। और साथ ही आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि 1992 में इसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इसको वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। यानी फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा कि आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह दर क्या कहलाता है? जिस दर पर जो बैंक होते हैं, नॉर्मल जो बैंक है, वो रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो फ्रेंड्स कहते हैं रिजर्व रेपो बैंक। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रिवर्स रेपो दर। लेकिन फ्रेंड्स जस्ट इसका अपोजिट अगर होता तो, यानी कि अगर रिजर्व बैंक अगर बैंकों को उधार देता तो क्या होता? वो आपको रेपो दर पे देता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? और राष्ट्रीय आय से संबंधित हम लोगों ने कई क्वेश्चंस डिस्कस किया। अगर आपने 6 पार्ट तक देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी कि 6 पार्ट तो चल रहा है, इसके पहले जितने पार्ट्स हैं उसमें अगर आपने सारे पार्ट्स को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में दी गई अवधि यानी कि सामान्यतः 1 वर्ष के लिए माना जाता है, और 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। यह फ्रेंड्स कथन किसने कहा था, या फिर ये कथन किसका है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है और ये कथन किसका है? तो ये कथन फ्रेंड्स जो दिया गया था, ये दिया गया था भारतीय योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शंस यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय जो
कृषि है वो मानसून का एक जुआ। ऐसा क्यों कहा था? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि भारतीय जो कृषि है मुख्यतः फ्रेंड्स रूप से बारिश और मानसून पे निर्भर होता है, ठीक है। तो अगर बारिश अच्छा हुआ, मानसून ठीक रहा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्बादी होती है, आप सभी को पता है। इस वजह से कह सकते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। तो बिल्कुल करेक्ट है। पेपर में आपको डेफिनेटली ये पूछा था कि कब की गई थी, तो मई 1951 में, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम बदल करके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नया नाम जो है फ्रेंड्स बदल करके क्या रखा गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्यालय कलकत्ता में नहीं, दिल्ली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। अब मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता में इसका क्या है। तो कलकत्ता में आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि CSO की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा जो है एक कलकत्ता में स्थित है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यानी कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका राइट आंसर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको जानना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि CSO यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसके द्वारा जारी की गई वार्षिक जो प्रकाशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से जाना जाता है। इसे श्वेत पत्र भी कहते हैं। क्लियर? एक चीज़ और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जून 2005 को किया गया था। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई। 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स 20 अक्टूबर को, ठीक है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसी तरह से अगर बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं हम लोग 29 जून को मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 29 जून को। अब ये 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था के जो संस्थापक थे PC महालोनविस, ठीक है, उनके जन्म दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह की नए वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।